Good morning students, how are you? You are welcome to CR International Online Classes। आज का 30 अप्रैल 2021 के लिए टॉपिक जो है वो है संसाधनों का किस आधार पर वर्गीकरण या वितरण उस समय होता था, आर्थिक संसाधनों का बंटवारा कैसे होता था, स्त्री और पुरुष में किस तरीके का मतलब विभेद समझते थे उस समय, स्त्री को किन किन तरह की भेंट उनके पास रखी जाती थी, आर्थिक संसाधन कौन कौन से उनके पास थे, पुरुषों के पास कौन कौन से आर्थिक संसाधन थे, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा वर्ण व्यवस्था को लेकर भी आर्थिक संसाधनों के बंटवारे की बात यहाँ पे की गई है। तो उन दोनों टॉपिकों को खास तौर पर बहुत अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे देखना है। सबसे पहले इसका मीनिंग समझिए, बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस, यानी जन्म से परे। एक तो किसी समाज के अंदर अगर व्यक्ति का जन्म हो जाता है तो अगर किसी वर्ण विशेष में, जैसे ब्राह्मण वर्ग में होता है, क्षत्रिय वर्ग में होता है, तो माना जाता था कि उस समय क्षत्रिय वर्ण और ब्राह्मण वर्ण जो हैं दोनों ही अमीर होते थे, धनवान होते थे, क्योंकि सभी तरह के संसाधन उनके पास होते थे। लेकिन अगर वो शूद्र उनका वर्ण में जन्म होता है किसी व्यक्ति का, तो वो मतलब माना जाता था कि शायद उसके पास वो गरीब रहने वाला है। तो इस तरीके से वर्ण व्यवस्था से तो ये बात पता चलती है। उसके अपोजिट दूसरी तरफ जो है स्त्री और पुरुष के विभेद की बात यहाँ पे की गई है। स्त्री और पुरुष के पास में जो रिसोर्सेज हैं उनको लेकर के बड़ा अंतर देखने को मिलता है। आर्थिक संसाधनों का जो बंटवारा या उचित वितरण जो होता था, परिवार में सबसे बड़े बेटे को सबसे ज़्यादा विशेष भाग देते थे। राज परंपरा भी यही चली आ रही थी कि परिवार के अंदर सबसे बड़े बेटे को राजकुमार का दर्जा दे करके और उसको आगे आने वाले समय में विरासत के रूप में उसको राजा बनाया जाता था। लेकिन बाद में ये परिपाटी भी शुरू हुई, जो कि महाभारत काल की ही देन मानी जाती है। उसमें ऐसा किया गया था कि जितने भी भाई हैं उन सब भाइयों में बराबर बराबर प्रॉपर्टी का डिवीज़न किया गया, लेकिन महिलाओं में वो प्रॉपर्टी का डिवीज़न नहीं किया गया। यानी किसी भी परिवार के अंदर लड़कों में प्रॉपर्टी का डिवीज़न किया गया, लेकिन महिलाओं के अंदर प्रॉपर्टी का डिवीज़न नहीं किया गया था। तो इस तरह का वितरण जो है, सामाजिक वितरण जो है, वितरण वो हम सामने देख पाते हैं। बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस, इसमें ये है जन्म से परे संसाधन और प्रतिष्ठा। जन्म के आधार पर संसाधनों का वितरण तो हमारे सामने आता ही है, विभिन्न प्रकार के धार्मिक ग्रंथों से, ब्राह्मण शास्त्रों से बात पता चलती है। लेकिन दूसरे और भी बहुत से रिसोर्सेज हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म के जो शास्त्र हैं, बौद्ध शास्त्र हैं, उनके अंदर ये साफ साफ पता चलता है कि वहाँ जो वितरण है उनका आधार जन्म के आधार पर संसाधनों का वितरण नहीं है। उनके वहाँ पर जन्म के आधार पर संसाधनों का वितरण ना होकर के प्रतिष्ठा को उसका आधार माना गया है। यानी समाज के अंदर हैसियत जो है वो इस आधार पर तय की गई है। अगर किसी के पास आर्थिक संसाधन ज़्यादा हैं तो वो ज़्यादा मात्रा में मतलब एक तरह से उसका सम्मान समाज के अंदर मिलेगा। अगर उसके पास आर्थिक संसाधन कम है, दरिद्र है, तो उसको परिवार में या समाज में, समुदाय में या किसी भी राष्ट्र के अंदर उसको इतना मान सम्मान नहीं मिलेगा। इस तरह से अगर हम पुरुष और स्त्री की तुलना करके देखते हैं, अगर लैंगिक आधार पर अगर पुरुष वर्ग में किसी का जन्म होता है तो उसको ज़्यादा हक मिलता है, और अगर वह स्त्री वर्ग के अंदर कोई किसी का जन्म होता है तो उसको जन्म से ही उसको आर्थिक संसाधनों की उसके पास कमी होती है, वो डिपेंड हो जाती है वो लड़की दूसरों पर। इस तरह से समुदाय के अंदर एक ही परिवार के दो बच्चे, जो कि एक लड़का है एक लड़की, उनके अंदर पारिवारिक विभेद सामने आता है। यानी ये विषमता है, आर्थिक विषमता देखने को मिलती है। आज भी बहुत से समाज ऐसे हैं जहाँ पर लड़के और लड़की के अंदर भेद देखा जाता है। सरकार को इसकी खिलाफत करने के लिए आज के समय में जो PNDT एक्ट लगाया गया है, जिसमें प्रसूति पूर्व लिंग जांच की व्यवस्था को रोका गया है, वो सब इस तरह की विषमताओं को कम करने के लिए, ताकि लैंगिक आधार पर जो विभेद होता आ रहा है उसको रोक सकें, समाज के अंदर समानता हम कायम कर सकें, उसके लिए जरूरी भी है। इसमें हम देखिएगा जन्म के परे संसाधन जो हैं और प्रतिष्ठा वो इस आधार पर है कि अगर जन्म के आधार पर किसी समुदाय के अंदर किसी वर्ण में किसी का जन्म हो जाता है तो उस आधार पर तो हम देख ही लेते हैं कि जो उच्च वर्ण हैं या उच्च वर्ग जो हैं उनके पास ज़्यादा संसाधन होते थे और निम्न वर्गों के पास में इतने संसाधन नहीं होते थे। लेकिन दूसरी तरफ इसका अपवाद भी थे कि कुछ अमीर
ब्राह्मण भी गरीब देखे गए हैं, जैसे कि सुदामा है वो ब्राह्मण होते हुए भी अमीर नहीं था, गरीब था। इस तरीके से बात पता चलती है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में जेंडर्ड असेस टू प्रॉपर्टी, संपत्ति पर स्त्री पुरुष के भिन्न भिन्न अधिकार। ये कैसे था? स्त्री और पुरुष पर पुरुष का जो भिन्न भिन्न संपत्ति पे अधिकार कैसा था? परिवार में अगर संपत्ति का हस्तांतरण होना है तो परिवार के अंदर जितने भी लड़के होते थे उन लड़कों में तो प्रॉपर्टी का स्थानांतरण कर देते थे। परिवार के सबसे बड़े बेटे को राजा बना दिया जाता था, राजकुमार का दर्जा उन सभी राजकुमारों को मिलता था। लेकिन उन सभी राजकुमारों के अंदर अगर बड़ा बेटा चाहे कि भाई सारी प्रॉपर्टी को सब में बांटना चाहिए तो सब में भी बांट दिया जाता था। तो इस तरह की व्यवस्था महाभारत काल में ही शुरू हो पाई कि परिवार के अंदर जितने भी लड़के होते हैं उन सब में बराबर बराबर संपत्ति का हस्तांतरण उनमें किया जाए। जैसे कि कुरु राजवंश में और पांडवों और कौरवों के बीच में संपत्ति का हस्तांतरण जब किया गया था तो बहुत देख समझ के किया गया, लेकिन बाद में दुर्योधन के मन में बड़ा दुर्भावना जाग उठी और उसने उनके ये संपत्ति को हड़प लिया, छल से झपट लिया। जैसे कि हम देख सकते हैं कि शतरंज के खेल में महारथी शकुनी को अपने मामा को उसने बहकाया कि किसी भी तरीके से इन पांडवों की संपत्ति अब हमारे पास होनी चाहिए, और वो अपनी कुटिल चाल में कामयाब भी हो गए और उनकी संपत्ति को छीनने में कामयाब हो गए। जैसे कि हर चीज का उन्होंने वो दाव लगाते रहे, जैसे आम जनता के पैसों का या हाथी, रथ, सेना या फिर राजमहलों का, भाइयों की संपत्ति का, भाइयों के जीवन का, और इसके अलावा अपनी वाइफ के जीवन का और खुद का भी वो मतलब दाव हार गए। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न भिन्न अधिकार थे। स्त्री को प्रॉपर्टी में बहुत मतलब संपत्ति का इस तरह का विवरण बहुत कम देखने में आता है कि किसी स्त्री के नाम पे इस तरह की संपत्ति रखी गई हो। लेकिन एक वाकाटक परिवार के अंदर प्रभावती गुप्त नामक एक जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी, तो उनकी बेटी को राज परिवार से जो ताल्लुकात रखती थी उस राजकुमारी को अपने पास में प्रॉपर्टी रखने का हक था। वो अपने तरीके से उनको पैसा खर्च भी करती थी। तो इस तरह से ये माना जाता है कि उच्च वर्ग की महिलाओं को आर्थिक संसाधनों पे उनका नियंत्रण था, निम्न वर्ग की महिलाओं का आर्थिक संसाधनों पे नियंत्रण नहीं था। यहाँ पे अगर हम राय बनाना चाहें तो स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को आर्थिक संसाधनों पे ज्यादा नियंत्रण था। आम परिवारों में भी पुरुषों को ज्यादा महत्व देते थे, स्त्री को प्रॉपर्टी का डिवीजन नहीं देते थे, आर्थिक संसाधनों पे उनका नियंत्रण बहुत कम देखा जाता था। इसके बाद हाउ कुड मैन एंड वुमेन एक्वायर वेल्थ, स्त्री और पुरुष के द्वारा संपत्ति को अर्जित करने के तरीके कौन कौन से थे? स्त्रियां पैसे कैसे कमाती थी, पुरुष पैसे कैसे कमाते थे? इसमें पुरुष जो है विरासत के द्वारा, अगर उनके दादा परदादा के पास में संपत्ति है तो वो उस विरासत के द्वारा उसको प्रॉपर्टी मिल जाती थी। पुरुष के द्वारा खोज कार्य भी किए जाते थे, कहीं से उसको पुराना दबा हुआ धन मिल जाता था तो एक उसका खोज कार्य के द्वारा मिलता था। वह अगर वो बहुत ज्यादा पैसे कमाता है तो पैसे खर्च करके खरीद करके प्रॉपर्टी खरीद सकता है। एक राज्य के पुरुष जो हैं दूसरे राज्य पर चढ़ाई करके उस क्षेत्र की जमीन को जीत लेते हैं, निवेश करते हैं। अगर कोई व्यापारी है पैसा निवेश करता है किसी भी चीज के अंदर, और अपना मेहनत करके कोई व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, सज्जनों के द्वारा उसे अगर भेंट मिलती है, तो ये सभी कितने तरीके हैं? 1 2 3 4 5 6 7 तरीके हैं जो कि पुरुषों के द्वारा कमाई करने के तरीके थे। विरासत, खोज, खरीद, विजित करके, निवेश कार्य के द्वारा सज्जनों की भेंट, इसमें इन्वेस्टमेंट करते थे जैसे आज के समय में निवेश किया जाता है। इसके बाद स्त्रियों के कमाने का तरीका क्या था? अगर किसी जैसे लड़की की शादी होती है तो वधूगमन जब होता है, यानी उस लड़की की जब विदाई होती है तो विदाई के समय उसको भेंट मिलती है स्नेह के रूप में। माता पिता, उसके चाचा ताऊ जो उसको स्नेह के रूप में कोई उपहार देते हैं। परवर्ती काल के दौरान यानी शादी के बाद में उसको मिलने वाली कोई भेंट है, या अनुरागी पति के द्वारा उसका जो प्रेम करने वाला जो पति है उसको कोई गिफ्ट देता है। तो ये सभी 4 तरीके हैं जिनके द्वारा स्त्री की कमाई का तरीका होता था। जो स्त्री की शादी के दौरान जो उसको पैसा मिलता था उसको स्त्री के धन की संज्ञा दी जाती है, स्त्री धन, और उस पर पैसा खर्च करने का जो हक है वो स्त्री को रहता था। लेकिन इसमें भी ये बात सामने आती है कि अभिलेखों में ये बात विवरणित है, उसमें बताया गया है कि महिलाएं उस पैसे को भी अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकती थी, अपने पति की परमिशन उन्हें इसमें भी लेनी होती थी। और जो महिलाओं के पास जो भेंट स्वरूप जो भी धन होता था वह विरासत में उनके बच्चों
को मिल जाता था। इसके बाद है वर्ण एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। वर्णों के आधार पर भी हम संपत्ति की जो पहुंच है उसको हम बता सकते हैं कि जो उच्च वर्ग के जो वर्ण हैं, जैसे उच्च वर्ग के अंदर ब्राह्मण वर्ग आता है और क्षत्रिय वर्ग आता है, तो ये लोग जो हैं डायरेक्टली हर तरह के आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण करते थे। लेकिन बाकी निम्न वर्ग जो है वैश्य और शूद्र, जो खास तौर पे ज्यादा तो शूद्र के बारे में कहा गया क्योंकि वो सेवा भावना के अंदर उनको नियुक्त किया गया था और उनकी सेवा करने में लगे रहते थे बाकी तीन समुदायों की। तो इस तरीके से इनके पास में ये आर्थिक रूप से ज्यादा दरिद्र होते थे। वर्ण के आधार पर जो उच्च वर्ण होते थे उनको ज्यादा अच्छा मतलब आर्थिक हैसियत उनकी ज्यादा रहती थी, आर्थिक प्रतिष्ठा उनकी ज्यादा रहती थी। इस प्रकार ये आपका टॉपिक जो है पूरा होता है। एक बार इसको रिवाइज करें। जन्म से परे यानी जन्म के आधार पर ही नहीं था संसाधन और प्रतिष्ठा का नियंत्रण, जन्म से परे भी यानी अगर किसी व्यक्ति का निम्न वर्ग के अंदर जन्म हुआ है तो भी वो पैसे कमा सकता है, उसके पास पैसे हो सकते हैं, इकट्ठा वो रख सकता है, उसको मान सम्मान समाज में मिलेगा अगर उसके पास आर्थिक संसाधन है। आर्थिक संसाधन नहीं है तो उसको कोई मान सम्मान नहीं मिलेगा। संपत्ति पर स्त्री पुरुष के भिन्न भिन्न अधिकार कैसे हैं? पुरुष को अपने पूर्वजों से जो प्रॉपर्टी उसे मिलती है विरासत के रूप में, वो स्त्री को नहीं मिलती थी। स्त्री के पास में स्त्री धन जो होता था उसको वो अपने तरीके से खर्च कर सकती थी, लेकिन उसमें भी बताया गया है कि पुरुषों का यानी पति का उसमें भी दखलंदाजी रहती थी। पति के परमिशन के द्वारा ही वो ऐसा कर पाती थी। पति की परमिशन से ही वो कोई जमीन की खरीद फरोख्त है या डिग्री करा सकती थी अपने बच्चों के नाम से। स्त्री और पुरुष के द्वारा संपत्ति अर्जित करने के अलग अलग तरीके हैं। पुरुष के कमाने के तरीके थे विरासत में खोज, खरीद, विजिट करके, निवेश कार्य के द्वारा, सज्जनों के द्वारा भेंट के रूप में उसको पैसा मिलता था, वो कमाने का उनका तरीका है। स्त्रियों को शादी की विदाई के तौर पर लड़की को जो भेंट मिल रहा है, स्नेह के रूप में माता पिता का जो उपहार उसे मिलता है। परवर्ती काल में बाद के समय काल के दौरान उनको जो भेंट मिलती है यानी ससुराल में, और अनुरागी पति के द्वारा यानी प्रेम पूर्वक जो उसका पति उसे जो भेंट देता है इसके द्वारा उसकी कमाई होती है और उसका जो पैसा उसके पास रहता है उसे स्त्री धन कहा जाता है। स्त्री धन की संज्ञा इसे दी जाती है। इसके पैसे खर्च करने का जो पूरा नियंत्रण है वह उस लड़की को रहता है। लेकिन इसमें भी बाद में बताया गया है कि इसमें अपने पति से परमिशन लेकर के और तभी वो इसमें खर्च कर पाती थी और ये विरासत के रूप में उनके बच्चों को मिल जाता था। इसके बाद वर्ण और एक्सेस टू प्रॉपर्टी का मतलब यह क्या है कि वर्ण व्यवस्था के अंदर संपत्ति तक जो पहुंच है वो उच्च वर्णों तक सीमित थी, निम्न वर्णों तक इस तरह की संपत्तियां इतनी ज्यादा विस्तारित नहीं होती थी। लेकिन कभी कभार ऐसा भी देखने में आया कि निम्न वर्ग के लोग भी कुछ हद तक आर्थिक संसाधन रखते थे और उच्च वर्ग के लोग भी ऐसे थे जो दरिद्र हुआ करते थे। इस प्रकार ये आपका टॉपिक जो है फिनिश होता है। आप इस वीडियो की सहायता से एनसीईआरटी बुक से इस टॉपिक को पढ़ें, इसके इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर राइट करें, लर्न करें। थैंक यू।